मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर हुए खुलासे के बाद मरघट जैसा सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है कि सियासी पार्टियों को कुछ खबर ही नहीं है कि बाबूलाल कटारा ने ईडी की चार्जशीट में क्या क्या बताया है। मुद्दे से भाग रहे हैं या फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का तो समझ में आता है कि नेता आरोपी हैं, उन्हीं के कार्यकाल में सब कुछ हुआ है, मगर बीजेपी क्यों डर रही है, यह समझ में नहीं आता है। चुनाव में छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि सत्ता में आए तो पेपर लीक करने वाले मगरमच्छों को शिकंजे के अंदर भेजेंगे और चार्जशीट पढ़ने के नाम पर डर रहे हैं। मगर हरेंद्र नील जो लगातार इस मामले को लेकर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर या पेपर लीक के मामले को लेकर हमारे साथ लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगा दी है कि बाबूलाल कटारा के पूरे खुलासे की जो चार्जशीट है, ईडी की चार्जशीट है, उसे पेश की जाए। कब तक छुपाओगे और कहां कहां छुपाओगे? मगर बड़ी बात यह है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आज जब डबल बेंच में सुनवाई हुई तो फिर वही सारी पुराने तर्क फिर से दिए गए जिसके आधार पर यह परीक्षा रद्द हुई थी, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021। वही सारी पुरानी बातें कि इनके पास ये तथ्य कहां से आए, याचिका में तथ्य छुपाए, देरी से आए। मुझे लग रहा है कि फिर से वही लंबा समय लगेगा, मगर कोर्ट ज्यादा लंबा समय लगाने के मूड में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कल भी सुनवाई होगी तो फिर रोजाना सुनवाई होगी। पर राजस्थान सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ने जब रखा तो फिर से वही घाव हरे हो गए पेपर लीक के खिलाफ लड़ने वालों के, कि जब राजस्थान सरकार कह रही है कि बड़े पैमाने पर पेपर आउट नहीं हुआ था। जगदीश बिश्नोई और बाबूलाल कटारा के जब जमानत का विरोध करने जाती है सरकार तो कहती है बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ था। और ईडी की चार्जशीट में तो बाबूलाल कटारा ने सब कुछ बता दिया कि कितने बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ था। इंटरव्यू सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में वैसे तो इंटरव्यू होना नहीं चाहिए, मगर नेता अपने लोगों के लिए रखे हुए हैं तो फिर उस इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था पता नहीं। मगर सबसे ज्यादा जो खुलासा किया है बाबूलाल कटारा ने, वो चार्जशीट में कहा जा रहा है कि आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर, क्योंकि नेताओं की ज्यादा दिलचस्पी आरएस भर्ती परीक्षा में थी। आरएस 2018 और आरएस 2021 में जबरदस्त धांधली हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि बाबूलाल कटारा ने बता दिया है। मगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर यह कहा जा सकता है कि भजन लाल शर्मा की सरकार ने इसका खुलासा किया, क्योंकि अशोक गहलोत ने जांच कराने से मना कर दिया था। मगर आरएस भर्ती परीक्षा जिसकी जांच को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सबसे ज्यादा एसओजी जाया करते थे, उस पर जांच होगी या नहीं होगी यह भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कोई नेता मांग ही नहीं कर रहा है। कोई नेता मांग ही नहीं कर रहा है। और लोकतंत्र में सियासी पार्टियां अगर मांग नहीं करेंगी तो लोकतंत्र में आवाज उठाने का तरीका तो राजनीतिक दल ही है। हनुमान बेनीवाल से ज्यादा उम्मीदें हैं, और इसीलिए आज जब वो जोधपुर गए थे तो पत्रकार पूछ रहे थे कि आरपीएससी को लेकर क्या कहना है। उनका कहना था कि कुछ बचा ही नहीं है। मगर बाबूलाल कटारा को लेकर जिस तरह से
खुलासे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अखबार भले ही ना छापे, किसी नेता का खौफ हो या मैनेजमेंट हो पता नहीं, मगर ईडी की चार्जशीट आज हमने दिन भर फिर कोशिश की। एसओजी ने कहा कि हमने मंगा लिया है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि बाबूलाल कटारा का अनुसंधान फिर से किया जाए। उन्हें प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा किसी जेल में थे, उसे वापस जयपुर सेंट्रल जेल में लाया गया है। अनुसंधान फिर से शुरू हो रहा है। उम्मीदें करनी चाहिए कि हो सकता है कि सच सामने आए, मगर चूंकि हरेंद्र नील ने हाईकोर्ट में यह याचिका लगा दी है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ईडी का खुलासा, इसलिए उस चार्जशीट को कोर्ट के पटल पर रखा जाए। अगर उन तक पहुंचेगा तो हम तक भी पहुंच ही सकता है। पर बड़ी बात है कि कौन कौन से नेता उसमें हैं जिसकी वजह से, जिसके पास चार्जशीट है, वो भी खौफजदा है छापने में या लिखने में, पता नहीं। पर बाबूलाल कटारा अब भी आरपीएससी का सदस्य है, उसे हटाया नहीं जा सका है, और संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया। मंजू शर्मा पहले इस्तीफा दे चुकी थी। संगीता आर्य पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही थी इस्तीफा देने के लिए, मगर उन्हें बनाया क्यों गया था इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। जैसे रामू राम रायका, शिव सिंह राठौर, राजकुमारी गुर्जर, इनको किस आधार पर बनाया गया और इन्होंने क्या क्या किया वहां पर, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। जो बाबूलाल कटारा का है कि सभी मिलकर सभी ही काम करते थे, तो अकेले मैं जेल में क्यों हूं? सबको बुलाओ, लाओ भजनलाल जी। यहां तो सदस्य सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, कह रहा है कि सभी शामिल थे और इसके सबूत वो देने के लिए तैयार ही होगा। पर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? भजनलाल शर्मा के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास कोई बोझ नहीं है। ना वसुंधरा सरकार का बोझ है, ना अशोक गहलोत सरकार का बोझ है, ना उन नेताओं का बोझ है बीजेपी का जिनके नाम इसमें बताए जा रहे हैं, न कांग्रेस के नेताओं का बोझ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा भी चतुर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि इस चार्जशीट को कब लेकर आना है और कैसे आगे बढ़ना है। शायद बीजेपी यह भी सोच रही होगी, और एक सोच यह भी है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सारे खुलासे तो हमने किए, सारे धरपकड़ हमने किए, और हमारे ऊपर ये भारी पड़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये खुलासे हम तो कर रहे हैं, अगर कार्रवाई ना करें तो हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए। पर देखिए, पकड़ा जाना और खुलासे होना ये दोनों अलग बातें हैं। अब देखिए, रेवत राम डांगा, अनीता जाटव, रितु बनावत, ये बेचारे पकड़े गए और इनको छापने का साहस हर अखबार में था, हर मीडिया में है। अब इतना ही साहस वो अखबार चार्जशीट को लेकर भी दिखाए, वो मीडिया चार्जशीट को लेकर भी दिखाए। पर नेताओं के कद के अनुसार खबरों का कद भी होता है। इसीलिए इनकी पेशी हुई आज, और रितु बनावत आई, उन्होंने चैलेंज किया, कहा बड़ा दिल दिखाते हुए मैं माफ कर दूंगी अगर माफी मांग ले तो, और मैंने सारी रिकॉर्डिंग दे दी है, मैंने पैसे नहीं मांगे हैं। अपना जो भी कहना था उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो में मैंने जांच के लिए, भास्कर अखबार के जांच के लिए आवेदन दिए हैं, पीत पत्रकारिता के लिए जांच के आवेदन दिए हैं, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे संज्ञान लेने के बजाय उसे अति गोपनीय बताते हुए डीजीपी राजीव शर्मा को भेज दिया है। यानी कि अब डीजीपी जांच करेंगे। रितु बनावत जो आरोप लगा रही हैं अखबार के ऊपर, उसकी पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में आता नहीं है। पर रेवत राम डांगा तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे अब टीकाराम जूली आ गए विधानसभा के गेट पर बयान देने के लिए। जैसे ही उनको मौका मिला, छूमंतर हो गए
रेवतराम डांगा मीडिया से बच के सबसे ज्यादा रो रहे हैं और सबसे ज्यादा बच रहे हैं, भाग रहे हैं रेवतराम डांगा, क्योंकि पलट पलट के फोन किया था, कब आओगे कब आओगे, पता नहीं। अनीता जाटव भी भाग ही रही हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम तो ऐसे ही बदनाम हैं, बीजेपी वाले कार्रवाई करेंगे तो हम कर लेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से खींवसर में स्थिति है, बीजेपी नहीं चाहती है कि रेवतराम डांगा पर कोई कार्रवाई हो और फिर से एक उपचुनाव हम हार जाएं, लिहाजा रेवतराम डांगा के बहाने सभी बचने ही जा रहे हैं। जिस तरह से कहा गया है कमेटी के अंदर कि भाई किसी ने पैसे तो लिए नहीं है, जब लिए नहीं है तो फिर ये तो एक बस सोचने का तरीका है कि मैंने कहा, उसने कहा हां, रुपए का लेन देन तो हुआ नहीं, कानूनी मसले के अनुसार अपराध घटित नहीं हुआ है, मगर नैतिकता भी तो कोई चीज होती है। पर मदन राठौड़ कह रहे हैं कि साहब को बहुत मौके मिले थे, रेवतराम डांगा को मिलने चाहिए। अब इतने मौके मिलने पर तो चुनाव आ जाएंगे 2028 के, और फिर क्या होगा, टिकट नहीं मिलेगा रेवतराम डांगा को, और फिर पार्टी कह दीजिए कहेगी देखिए नैतिक रूप से हमने ये तय किया है कि हम रेवतराम डांगा का टिकट काट रहे हैं। नैतिकता का मापदंड भी ऊंचा रहेगा और अपना काम भी बन जाएगा। खींवसर में उपचुनाव भी नहीं होगा। पर अब देखिए ये कोई नई बात नहीं है, सियासतदानों के लिए बहुत मुश्किल होता है इनके लिए कोई सजा मुकर्रर करना, जब यही काजी हैं और यही आरोपी भी हैं, जज भी यही हैं, फैसला भी इन्हीं को करना है। तो फिर मुझे लगता नहीं कि इस मामले में कुछ होगा, क्योंकि बीच में ऐसा लगा था कि बीजेपी से लेकर गंभीर है, मगर बड़े स्तर पर चर्चा ही, उसके बाद हो सकता है कि पार्टी से निलंबन हो जाए मगर विधायकी बचा लिया जाए, क्योंकि एक विधायक का खोकर अंता में बीजेपी ने बहुत कुछ खो दिया है। इसलिए कमेटी के मेंबरों का मूड भी ऐसा ही लग रहा है, उनसे बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो इस मामले में कार्रवाई के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अखबार भी इस वीडियो को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जा नहीं रहा है कि जांच की जाए। अब उसकी कई वजहें हो सकती हैं, वजह तो संस्थान बता सकता है, पर बात वही हो रही थी कि एमएलए लैंड, एमपी लैंड, ये सब क्या भ्रष्टाचार के अड्डा है या अपनों को उपकृत करने का एक तरीका है। अब जिस तरह से बीजेपी खोज कर लाई, जैसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा खोजा हो, उन्होंने कहा कि देखिए कैसे राहुल कसवा ने और ब्रिजेंद्र ओला ने और संजना जाटव ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे के विधानसभा क्षेत्र कैथल में पैसा लगा दिया। नैतिक रूप से यह गलत हो सकता है, क्योंकि आपकी यहां जरूरत उसकी है ज्यादा। पर जब मोहन यादव कहते हैं कि हम 7% पानी देंगे राजस्थान को, 5% के बदले कोई पाकिस्तान में थोड़े ही है, तो फिर कोई ये पैसा भ्रष्टाचार में तो गया नहीं है, कैथल में ही तो गया है। ये भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये कहा जा सकता है कि भरतपुर के स्कूलों की जरूरत थी, चूरू के स्कूलों की जरूरत थी, झुंझुनू के स्कूलों की जरूरत थी, वहां पर आप पैसा देते तो ठीक रहते। मगर ये ऐसा सियासी मुद्दा नहीं है, सभी पार्टियों के सांसद पैसे देते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि इसके बजाय मुद्दा तो पेपर लीक वाला था, जिसके लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म नहीं आए, वो आए थे इस मुद्दे पर, जिसे लेकर जनता के में बहुत ज्यादा एक किसी नेता के लिए खिलाफत नहीं हो सकती है। ऐसे मुद्दों पर आप एक हवा बना सकते हो, मगर किसी नेता के खिलाफ माहौल नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये पैसा उसने डकारे नहीं है, कहीं खर्च ही हुए हैं। पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि एमपी और एमएलए लैंड पर कोई वॉचडॉग बैठना चाहिए,
क्योंकि इसके भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत पहले से आ रही है और राज्यसभा सांसदों के खर्च को लेकर तो बहुत सारी कहानियां चलती रहती है। पर अब राजस्थान में देखिए, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल हो या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, नरेश मीणा का भी नया नाम जुड़ गया है। एक उम्मीदें तो लोगों की बंधी जाती है कि इस तरह के जो नेता हैं वो मामलों को उठाएंगे। सचिन पायलट के साथ एक समस्या है। सचिन पायलट अगर पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाते हैं तो उनके लिए एक बड़ी समस्या ये होगी कि ऐसा लगेगा कि कांग्रेस के नेताओं पर वो आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बचेंगे। हनुमान बेनीवाल आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर कितना उठा पाएंगे मसला, उसे लेकर लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, मगर हनुमान बेनीवाल को उठाना चाहिए, उनके अलावा कोई और है नहीं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पता नहीं क्यों खामोशी बरते हुए, उनके सामने भी एक समस्या है, वो सरकार में शामिल हो गए हैं। ऐसे में नरेश मीणा एक ऐसे नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो इन मसलों को लेकर, जो जनता के भविष्य से जुड़ा, जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा मसला है, उसे लेकर नरेश मीणा के पास एक मौका है कि वो युवाओं के साथ जुड़े और इन मसलों को उठाएं। यह हनुमान बेनीवाल की आज की तस्वीर है जब वो जोधपुर गए थे एम्स के बैठक में हिस्सा लेने के लिए, और बड़ी उम्मीद के साथ लोग इनके पास आते हैं। हालांकि एक ही सांसद हैं, मगर फिर भी जब अपने सांसद से उम्मीद कम हो जाती है तो फिर ऐसे सांसदों से उम्मीद बढ़ जाती है, हनुमान बेनीवाल जैसे जो सभी के मामले उठाते हैं। ये उनकी गाड़ी में बैठे हुए की तस्वीर है। पर बाड़मेर की राजनीति अलग चल रही है। बाड़मेर में हेमाराम चौधरी धरने पर बैठे हैं, हरीश चौधरी भी हैं। धोरी मन्ना को लेकर बालोतरा जिले में जो शामिल किया गया है, जो इलाका कहा जा रहा था कि कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर के बिश्नोई ने खेल कर दिया है और गुढ़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र को बिखेर दिया है। बाड़मेर को भी बिखेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इन्हीं आरोपों से आहत होकर आज जब कोई बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा सरकार के तरफ से, कौन सुनता है आजकल अहिंसक आंदोलनों में कोई बातचीत करने जाता नहीं है, तो बैठे बैठे धोरी मन्ना पंचायत समिति एवं गुढ़ा मलानी पंचायत समिति क्षेत्र के 36 गांव के नागरिक को लेकर ये बैठे हुए हैं और कई दिनों से बैठे हुए थे। तो आज वो भावुक हो गए, आज रोने भी लगे। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस की सरकार में भी बहुत संघर्ष किया है, बीजेपी से भी लड़ लूंगा। हरीश चौधरी भी कह रहे हैं कि जो भी करना हो कर लो, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। ये इनके रोते हुए की तस्वीरें आज वायरल हुई है। और इस तरह से जल्दीबाजी में किया गया आचार संहिता, कोई कह रहा है लगने के बाद बैकडेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ, किसी ने कहा आचार संहिता लगते लगते नोटिफिकेशन जारी किया। बढ़िया किया, ठीक है, ये तो बढ़िया है कि नहीं है, ये तो समय बताएगा। बढ़िया, जिंदा रहे तो देख कर जाएंगे, गए तो लोग तो देखेंगे। देखो बैठे बैठाए कांग्रेस को वहां एक मुद्दा मिल गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरीश चौधरी की राजनीतिक हत्या कर दी गई है, हरीश चौधरी के लिए अब कोई इलाका नहीं बचेगा, अब हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी आपस में लड़ेंगे। बाड़मेर में कौन लड़ेगा, बाड़मेर केवल जाटों के लिए हो जाएगा और बाकी का इलाका बिश्नोई हो जाएगा। पता नहीं, अलग अलग तरीके से लोग समझा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि 101 उपाय कर लीजिए आप चुनाव जीतने का, मगर 102वां जो उपाय होता है वो जनता के पास होता है। वो अगर तय कर लेगी जनता तो सब धरा रह जाता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि एक हद तक इस तरह की चालाकियां सफल हो पाती है, तब तक जब तक जनमत आपके साथ रहता है। आप 2-4 कर लेते हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो फिर जनता ही करती है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।